इस पार्ट में बेसिकली हम प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन पढ़ेंगे। रिकर्सिव फंक्शन में एकरमैन फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन को हम 2 वेरिएबल्स के साथ स्टडी करने जा रहे हैं इस पार्ट में, फॉलोड बाय एकरमैन फंक्शन एंड सम प्रॉब्लम्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर ए बी। तो देखिए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर ए बी। तो देखिए जो ये प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर ए बी है, इट इज सिमिलर टू प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एन। बस उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस हैं और वो मॉडिफिकेशंस ही हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, एक्सेप्ट फ्यू मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस भी क्या है, जैसे हम प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एन में हम 0 यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन। मॉडिफिकेशन सच एज 0 इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एटसेट्रा। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। So now let us discuss the definition of primitive recursive function. A function fx over sigma is defined by recursion if there exists a constant string w belongs to sigma string and function h1xy and h2xy such that f of epsilon is equal to w, f of ax is equal to h1 of x comma fx and f of bx is equal to h2 of x comma fx। इस तरह से हम इन 2 डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये दोनों मिला के हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे एज ए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो आगे जब हम यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एन में भी हमने कुछ फंक्शंस को यूज किया था, जिसमें हमने देखा था कि सक्सेसिव फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, जीरो वैल्यू को हम कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद फर्दर प्रोजेक्शन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एन। तो इन द सेम वे यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस को यूटिलाइज करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशंस की फॉर्म में लिस्ट आउट किए हैं, where h1 and h2 may be the functions of one variable. Similarly, f of x can be defined for n variables. That is f of x1, x2, xn. A function f of x1, x2, xn over sigma is defined by recursion if there exists g of x1, x2, up to xn minus 1 and h1, x1, x2, xn plus 1. Similarly, h2 is x1, x2, xn plus 1 such that, जैसे उसमें तो हमारे पास f of x एक सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे f के कितने वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं। तो उसी के बेसिस पे हम f को सेपरेटली डिफाइन करेंगे। हम f को जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं h1 की टर्म में अलग डिफाइन करेंगे और h2 की टर्म में हम उसको अलग डिफाइन करेंगे। Say this is equation number 3. Similarly, f of ax, सिमिलरली हम h1 और h2 को भी फंक्शन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो these two equations will come in, हम इसको ट्रीट करेंगे एज इक्वेशन नंबर 4। तो आगे क्वेश्चन में हम इन इक्वेशंस का यूटिलाइजेशन करेंगे। वो डिपेंड करता है जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स का है। सिंगल वेरिएबल का तो अबाउ वन इक्वेशन नंबर 1 और 2 फॉलो होंगी, और अगर वो n वेरिएबल्स के साथ है तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो हमने प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर n के लिए किए थे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो टोटल प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन है, जब हम उसमें इनिशियल फंक्शन की कंडीशंस लगाएंगे, जीरो, सक्सेसर, प्रोजेक्शन, और इन चीज को कंपोजिशनल ऑपरेटर्स को हम रिपीटेडली अप्लाई करेंगे टू रिप्रेजेंट दैट फंक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन बाय अप्लाइंग इनिशियल फंक्शन थ्योरी। तो इस तरह से हम इन सबको अप्लाई करके किसी भी फंक्शन को हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो गिवन फंक्शन प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज प्रिमिटिव रिकर्सिव। फंक्शन क्या है, फंक्शन है
constant function a and b, that is a of x is equal to a and b of x is equal to b. तो इसको हमें चेक करना है whether this is primitive recursive or not. तो कैसे करेंगे, वही जो हमने ऊपर अभी डिस्कशन किया है उन्हीं इक्वेशंस को फॉलो करके हम ये प्रूव करेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन जो है ये प्रिमिटिव रिकर्सिव है या नहीं है. We can write constant function ax as ax is equal to, तो हमने देखा we can express the constant function ax is equal to constant of a ब्रैकेट में nil of x, and write it as a nil of x, क्योंकि nil of x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आप जानते ही हैं x. तो इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ इनिशियल फंक्शन constant a with the initial function nil, hence it is the primitive recursive. In the same way we can represent b of x, तो b of x भी क्या हो जाएगा, it can also be represented as cons of b nil of x. वही हमें मेन चीज तो ये कि इनिशियल फंक्शन का कंपोजिशन से अगर किसी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एंड हमने कल पार्ट 1 में डिस्कस किया था और अब हमने विद 2 वेरिएबल्स या मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है कि और प्रॉब्लम्स अगर रिक्वायर्ड होंगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिकर्सिव फंक्शन. अभी हमने प्रिमिटिव की बात करी, इसी के साथ हम पार्शियल का भी डिस्कशन करेंगे, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिकर्सिव फंक्शन. तो जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था जब हमने इस रिकर्सिव फंक्शन की स्टार्टिंग करी थी कि कोई भी फंक्शन, जैसे आपने जनरल टर्म में पढ़ा होगा कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन, और उस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिकर्जन. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन, जैसे हमने प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन को डिस्कस किया है. एक फंक्शन होगा, किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं इन रेगुलर वे. अगर किसी फंक्शन को हमने डिफाइन किया तो वो उसकी सारी कंडीशंस को, सारे टाइप के वेरिएशंस को एक्सेप्ट करेगा. जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन देखा था कि अगर मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन किया उन स्ट्रिंग्स के लिए जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है और एंडिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन उस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, रेगुलर. और पंपिंग लेमा क्या करता था, ये प्रूफ करता था एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करके जो उस सीक्वेंस को बिलोंग नहीं करती थी कि वो रेगुलर नहीं है. तो यही यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन में देखने जा रहे हैं. तो हमने देखा लेट g x1 x2 xn be a total function over n. g is a regular function if there exists some natural number y naught such that g of x1 x2 xn y naught is equal to 0 for all values of x1 x2 xn in n, where n is a natural number. Clear? Let us take an example. g of xy is equal to minimum of x, y. अब अगर यहाँ पे हम y वाले कंपोनेंट को 0 कर दें तब क्या होगा, देखते हैं. तो आपने क्या देखा, g of x0 is equal to minimum of x0 is equal to 0 for all x in n. चाहे कितने भी x हो उन सबके लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही होगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी. बट अगर इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करें, f of xy is equal to minimum of mod x minus y. In this case f of xy is equal to 0 only when x is equal to y. सिर्फ एक ही केस में होगा जब x की वैल्यू y के इक्वल होगी, तो इट इज नॉट रेगुलर. और ऊपर वाले केस में क्या था, फॉर ऑल x in n, जो उसकी डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही थी. तो ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर रेगुलर. तो अबव फंक्शन इज रेगुलर एंड बिलो फंक्शन इज नॉट रेगुलर. तो इस तरीके से हम रेगुलरिटी को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द रिकर्सिव फंक्शन. So let us understand the difference between recursive function and partial recursive function. आइए देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो देखो नाम से भी आपको पता चल रहा है पार्शियल. एक तो रिकर्सिव है तो ये तो टोटल होगा, और ये पार्शियल है तो विच विल नॉट बी टोटल. तो अब वो टोटलिटी कैसे हमें चेक करनी, कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है,
आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव फंक्शन एंड पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन। तो देखिए रिकर्सिव फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनिशियल फंक्शन बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिशन, रिकर्जन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रेगुलर फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पे जो रेगुलरिटी वाली बात है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ये तो आपको पता ही है, चाहे वो पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन होगा तो उसको उसको जो ऑब्टेंड करना है वो ऑब्टेंड हमें इनिशियल फंक्शन की हेल्प से करना है बाई ए फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन लाइक रिकर्जन, कंपोजिशन एंड मिनिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक कंपोनेंट आया है रेगुलर फंक्शन वाला, जो कि पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन में ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं फिर पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनिशियल फंक्शंस बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लाइक कंपोजिशन, recursion and minimization, but it is not over regular functions. But in case of regular recursive function it is mandatory कि ये जो भी finite number of steps आप perform कर रहे हैं वो किस किस steps पे होना चाहिए या किन applications पे होना चाहिए, like composition, recursion and minimization over regular functions। तो ये दोनों में basic difference है recursive function और partial recursive function। आइए इसके recursive function से related कुछ examples करते हैं। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट g of xy is equal to mod of 2y minus x, where 2y minus x mod is equal to, you can say without mod 2 of y minus x is equal to 0, जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लगाई है। for some y where x is even, क्योंकि x इवन होगा तो डिविजिबल बाई 2 होगा, जब डिविजिबल बाई 2 होगा तो क्या होगा, इवन होगा। फॉर सम y ओनली व्हेन x इज इवन। अब क्योंकि हम पार्शियल रिकर्सिव की बात कर रहे हैं तो पार्शियल रिकर्सिव में क्या होगा कि वो कुछ वैल्यूज के लिए तो डिफाइंड होगा, कुछ के लिए डिफाइंड नहीं होगा। यही तो ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको रेगुलरिटी की बात बताई है इसका मतलब ये सभी केसेस में सेटिस्फाई करेगा। रेगुलर का मतलब तो ये है कि जिस पर्पज के लिए आपने जो फंक्शन डिजाइन किया है वो उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पार्शियल के केस में वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ के लिए तो एक्सेप्ट करेगा, कुछ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कुछ के केस में वो डिफाइंड होगा, कुछ के केसेस में डिफाइंड नहीं होगा। वही मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि ये पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन क्यों है। तो f1x is defined only for even values of x and is equal to x by 2। तो हमने देखा कि when x is given, x1x is defined only for even values of x and is equal to x by 2। लेकिन जब x is odd है then f1x is not defined, hence इसी के बेसिस पे it is partial recursive function। तो अगर इसका सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में आता है तो अगर ओनली आप ये स्टेप भी देते हैं तो भी आपका आंसर ओके है। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो पार्शियल है या कंप्लीट रिकर्सिव फंक्शन है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिकर्सिव फंक्शन। तो जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें एकरमैन फंक्शन का यूज 100% होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट रिकर्सिव फंक्शन। लेकिन ये जो हम रिकर्सिव फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव। और इस फंक्शन का नाम क्या है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज एकरमैन फंक्शन। क्या है एकरमैन फंक्शन, आइए देखिए। इसने कुछ अपने रिकर्सिव टर्म्स को डिफाइन कर रखा है जिसको बोला गया है एकरमैन फंक्शन, और उसमें आप डिफरेंट वेरिएबल्स की, डिफरेंट फंक्शन की टू वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज आप आइडेंटिफाई करते हैं बाय फॉलोइंग द एकरमैन फंक्शन स्टेटमेंट्स। तो क्या है वो एकरमैन फंक्शन के स्टेटमेंट्स, आइए देखते हैं।
अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एकरमैन फंक्शन टोटल फंक्शन है? क्या है वो की पॉइंट्स? A of xy can be computed for every xy and hence axy is total। तो टोटल टर्म का मतलब कि हम जब सारे केसेस के लिए किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टोटल। और जब कुछ केसेस के लिए करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। ये आप ऊपर भी देख चुके हो। नेक्स्ट की पॉइंट टू रिमेंबर, एकरमैन फंक्शन इज रिकर्सिव बट नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव। इसे इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। रिकर्सिव है, टोटल है तो ऑब्वियसली रिकर्सिव ही होगा, बट इट इज नॉट प्रिमिटिव रिकर्सिव। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं विच आर रिलेटेड टू द एकरमैन फंक्शन। सो कंप्यूट ए ऑफ 1 1 एंड ए ऑफ 2 1। देखो इसमें कुछ नहीं लिखा, जैसे ए लिख गया उसके आगे 2 वैल्यूज हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कि ये एकरमैन फंक्शन से रिलेटेड है। कुछ केसेस में एग्जामिनेशन में वो एकरमैन फंक्शन के डिफाइन करके ये स्टेटमेंट भी आपको दे सकता है। अगर नहीं देता है तो यू नीड टू रिमेंबर दीज स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एकरमैन फंक्शंस। a of 0 y is equal to 0 plus 1, a of x plus 1 comma 0 is equal to a of x comma 1, and a of x plus 1 comma y plus 1 is equal to a of x comma a of x plus 1 comma y। आइए इनको कंप्यूट करते हैं। तो लेट अस कंप्यूट फर्स्ट a of 1 1। You can write it as a of 0 plus 1 comma 0 plus 1। जब आपने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो जो एकरमैन फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। a of x plus 1 comma a of y plus 1 is equal to a of, you can write it as a of x की वैल्यू क्या है 0, comma a of x plus 1 that is 0 plus 1 comma y and y is also 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई नहीं, a of 0 comma a of 1 comma। अब देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है जिसमें a of 1 0 डिफाइंड है, क्योंकि हमारे 3 फंक्शन है एकरमैन फंक्शन में। a of 1 0 तो नहीं है, लेकिन x plus 1 0 है। तो x plus 1 0, उसको हम 0 plus 1 तो हमने लिख ही रखा था, तो उसको आगे फर्दर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट वी कैन राइट इट एज a of 0 1। a of 1 0 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन a of 1 0 एज a of 0 1। और a of 0 1 की वैल्यू कितनी है? a of 0 1 को हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू 1 है तो a of 0 1 क्या हो जाएगा? y plus 1। तो हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट से जिसमें a of 0 y इज इक्वल टू y plus 1 है, हमारा ये स्टेटमेंट a of 0 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 plus 1 विच इज 2। तो बेसिकली एक तरीके से जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? बेस कंडीशन है, वो टर्मिनेटर है। तो क्या हो जाएगा ये? a of 0 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो वी कैन राइट इट एज, अब हम इसी का यूज करके हम a of 0 2 को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 plus 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इन द सेम वे वी कैन कंप्यूट a of 2। तो इन्हीं 2 3 फंक्शंस को या स्टेटमेंट को एकरमैन फंक्शन के हम यूज करके डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं a of 2 1। हमें पहले यही प्लान करना है कि जो एकरमैन फंक्शन का थर्ड स्टेटमेंट है, उस थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ +1। अगर कर सकते हैं तो उसको ब्रेक कर दें। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि इसको कैसे भी हम इस फॉर्म में ले आए कि फर्स्ट वेरिएबल 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाए और y की वैल्यू y रहे, मतलब कोई भी वैल्यू रहे, तो फिर हम y plus 1 से उसको इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बेस कंडीशन है। सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट a of 2 1 एज a of 1 plus 1 comma 0 plus 1। तो जब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब आप इसमें थर्ड वाला रूल फंक्शन एप्लीकेबल होगा। थर्ड वाला फंक्शन क्या है? a of x plus 1 y plus 1 is equal to a of x comma a of x plus 1 comma y।
तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, a ऑफ 20। अब देखते हैं कि इसमें से ऊपर में से जो मिडल वाला स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे मिडल वाला स्टेटमेंट होगा क्योंकि सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 है, तो वी कैन राइट इट एज a ऑफ x1। तो अगर हम इसको a ऑफ x1 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा x है और इसमें +1 है, सो वी कैन राइट इट एज a ऑफ 1, a ऑफ 1, 1। और a ऑफ 1 1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर इवेल्युएट करी है और a ऑफ 1 1 की वैल्यू हमने क्या इवेल्युएट करी है, 3। तो फ्रॉम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से a ऑफ 1 1 को आप 3 से रिप्लेस कर देंगे, a ऑफ 1 3। अब इसको हमें फर्दर देखना पड़ेगा कि फर्दर इस केस इसमें कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है। पॉइंट मतलब जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट एकरमैन फंक्शन में डिफाइन कर रखे हैं। तो अगेन वी कैन राइट इट एज a ऑफ 0 + 1, 2 + 1। जब हम इसको इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ 0। अब देखिए a ऑफ 1 2 की वैल्यू क्या होगी, तो a ऑफ 1 2 की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो देखिए a ऑफ 1 2 यहाँ पे एक नई टर्म आ गई। a ऑफ 1 2 को जब आप इवेल्युएट करेंगे इसी सेम प्रोसीजर से, अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर a ऑफ 1 2। तो जब हम a ऑफ 1 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ 0 + 1, a ऑफ 1 + 1। इसको आप सिंप्लीफाई करो थर्ड वाले फंक्शन से, जो एकरमैन फंक्शन का थर्ड स्टेटमेंट है। क्या हो जाएगा, a ऑफ x विच इज 0 इंटू a ऑफ 1 1, और a ऑफ 1 1 हमने कितना इवेल्युएट किया अभी, 3। तो क्या हो जाएगा a ऑफ 0 3। अब जब x की वैल्यू 0 हो तो देखिए इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगा, जब x 0 है और y की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y + 1। और y की वैल्यू इस केस में कितनी है, द वैल्यू ऑफ y इज 3, तो 3 + 1 = 4। तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज a ऑफ 0 4। अब यहाँ पे सेम फर्स्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, x इज 0 y 4 है, तो y + 1 में क्या हो जाएगा, 4 + 1 = 5। तो देखिए इस तरह से आप एकरमैन फंक्शन की वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी में जो हमने लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स एज्यूम किए थे वो सारे लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे हम अचीव कर चुके हैं। डिस्क्राइब रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी, जिसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन थ्योरी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया कि उसको हम इनिशियल फंक्शन की हेल्प से डिफाइन करते हैं, जिसमें इनिशियल फंक्शन, कंपोजिशन और रिकर्जन अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखी, आपने रिकर्जन को स्टडी किया, आपने प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर एन, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन ओवर ए बी, दोनों को यहाँ पे डिस्कस किया। रिकर्सिव फंक्शन को आपने डिस्कस किया और रिकर्सिव फंक्शन और पार्शियल रिकर्सिव फंक्शन में आपने डिफरेंस देखा, उनके बीच में आपने डिफरेंस के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स भी आपने सॉल्व करी। तो मेरे हिसाब से आप किसी फंक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फंक्शन प्रिमिटिव रिकर्सिव है, पार्शियल रिकर्सिव है या रिकर्सिव फंक्शन है। तो देखिए इस तरह से हमने ये लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव कर लिए। नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।